जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की पहली न्यूज़ है लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। लॉस्ट एट होम रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनिसेफ के द्वारा, और यूनिसेफ यूएन की एक बॉडी है, ठीक है ना। और इसने कहा है कि ऑलमोस्ट 33 मिलियन न्यू डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो 25 मिलियन प्राकृतिक आपदा से और 8.5 मिलियन कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस से, जो पूरे वर्ल्ड में है, जैसे सीरिया में हो रहा है, यमन में हो रहा है, इराक, ईरान, ठीक है। तो लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? यूनिसेफ ने। आगे बढ़ते हैं। एक है टीएस त्रिमूर्ति, हम लोगों के इंडिया के आईएफएस है। एंड टीएस त्रिमूर्ति को इस समय यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। ओके, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो होता है वो यूएन में होता है, और वह जो है पूरे वर्ल्ड में अपनी इंडिया की जो बातें हैं उसे रखने के लिए एक दूत होता है, ठीक है ना। तो इसके पहले सैयद अकबरुद्दीन थे, उन्होंने अभी भी उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, तो उनकी जगह टीएस त्रिमूर्ति को इस समय अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दूसरी न्यूज़ है इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने, जो वहाँ के पीएमओ के अंडर आती है, ठीक है ना। तो इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने एक एंटीबॉडी बनाई है जिसे कहा गया है मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी एक न्यूज़ चल रही है कि इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने एक वैक्सीन बनाई है, लेकिन ये बात गलत है। वैक्सीन नहीं बनाई है, उन्होंने एंटीबॉडी बनाया है। वैक्सीन और एंटीबॉडी मतलब कि वैक्सीन से एंटीबॉडी बनी है, तो वो समझ लीजिए वैक्सीन से एक कदम ऊपर की बात है ये। तो अगर वैक्सीन बनती तो जो लोग पेशेंट है इस समय, जो ग्रसित हैं कोरोना वायरस से, उनको वैक्सीन से नहीं ठीक किया जा सकता था। लेकिन ये जो मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनी है, इससे जो इस समय वर्तमान रूप में जो लोग ग्रसित हैं, पेशेंट हैं जो उससे प्रभावित हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, इनको बाहर से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये आपके अंदर, हम लोग की बॉडी के अंदर पहले से भी कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बाहर से आने वाले रोगों से लड़ती हैं, ठीक है ना, हम लोग की रक्षा करती हैं। और अगर बाहर से कोई एंटीबॉडी दी जाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टाइप की, तो वो क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज जो पहले से हैं, वो लोग दोनों लोग आपस में मिलने में तकलीफ होती है, तो उससे क्या होता है कि बॉडी में रिएक्शन होने लगता है। आप वो जो बाहर से जो एंटीबॉडी दी गई है वो आपकी बॉडी में हमेशा वेरी करेगी, ठीक है ना। सब आपको सूट भी कर सकती है, सूट भी नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो लोग इसमें संशय में है कि इसका उपयोग किया जाए कि ना किया जाए, पूरे ट्रायल करके किया जाए, क्योंकि बड़े युद्ध स्तर पे ये चीज़ बनाई गई है, तो उतने भी ट्रायल भी नहीं हुए होंगे, जल्दीबाजी में कहीं गलत चीज़ ना चली जाए। लेकिन इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने ये बातें कही है कि नहीं, एकदम सेफ है, पूरा हम लोग ने ट्राई किया है। तो इजराइल एक विश्वसनीय कंट्री है, तो विश्वास किया जा सकता है। तो हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी क्या होती है उसके बारे में बता दिए हैं, तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं हम लोग को वो भी बता दिए हैं। और मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी MNA किसने बनाया है? इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने इसको बनाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, ठीक है ना। किस बैंक का कोऑपरेटिव बैंक? CKP कोऑपरेटिव बैंक का RBI ने लाइसेंस रद्द किया है, ठीक है ना। और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो कोऑपरेटिव बैंक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल इसमें नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही माइनर होता है, और इसी वजह से इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे लेटेस्ट ये 1-1.5 महीने में जब से लॉकडाउन लगा है, तो कोऑपरेटिव बैंक एकाएक गिर रहे हैं, वो अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, और जब एकाएक जब उनको एक धक्का लगता है तो वो लोग उसे सहन नहीं कर पाते हैं। एक आसान भाषा में समझने के लिए मैंने कहा है। और कोऑपरेटिव बैंक्स अभी लेटेस्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी डर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो आपका सरफेसी एक्ट 2002 है उसको कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी लागू होगा, ठीक है ना। पहले ये बैंक्स के ऊपर लागू होते थे। और ये सरफेसी एक्ट क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो पढ़ा है, मेरे द्वारा बनाया गया, उसको आप जाके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में। और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जानकारी पर्याप्त है इतनी, और
आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस रद्द किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूज़ में सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट न्यूज़ में है। ये लुटियंस दिल्ली से ये कनेक्ट है। देखिए, जो आपका ये इंडिया गेट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद हो गया, ठीक है ना, इन सब के जो एरिया होती है इन सबको सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसी के रिडेवलपमेंट को लेकर प्रोजेक्ट आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी और उसके बारे में भी न्यूज़ आई थी, ठीक है ना। उसके लिए फंड अलॉट हुए हैं, तो इसका विरोध भी हो रहा था कि इस लॉकडाउन के समय में आप सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए कम से कम, क्योंकि जो पैसा अभी हम लोग को इकोनॉमी में लगाना है वो तो आलोचना की बात हो गई। यहाँ अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें तो सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। सेंट्रल विस्टा क्या होता है ये बता दिया गया, पता भी होगा आप लोगों को। इसमें क्या होगा कि नई नई बिल्डिंग्स बनेगी, ठीक है ना। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और क्राउड बढ़ रहा है तो उस वजह से जगह छोटी पड़ रही है, तो संसद को जैसे जो बना है वो बना रहेगा। उसके अलावा एक दूसरी बिल्डिंग बनाई जाएगी त्रिभुज की आकार की, तिकोनी आकार की, ठीक है ना। उसका पूरा नक्शा बन चुका है, तो उसी को सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहा गया। ओके, आगे चलते हैं। आगे है कि फरवरी 2021 में एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु में एरो इंडिया का आयोजन किया जाएगा। देखिए, मैंने एरो इंडिया लिखना मैं भूल गया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। एरो इंडिया का आयोजन 2021 में यलहंका बेंगलुरु में किया जाएगा, वहाँ के एयरफोर्स स्टेशन पे, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ है, इंडिया सिक्योर्ड 7th रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश किया है जिसमें इंडिया को 7th रैंक मिली है। ओके, दूसरा है कि इंडिया जो इंपोर्ट करती है अपने जितने भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो करती है उसमें सबसे ज़्यादा वो रशिया से करती है। कम से कम एक्सपेंडिचर का 56% वो रशिया से ले लेती है। ओके, और आगे चलते हैं। अगर टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का अगर लिस्ट देखी जाए, सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, तो 5 है। नंबर 1 ऑब्वियस बात रशिया और नंबर 1 यूएसए एंड सेकंड होती है रशिया। यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। और चाइना जो 5वें पाई है उसका मेन कारण है कम से कम पाकिस्तान का 60 से 70% एक्सपेंडिचर पूरा चाइना से होता है। ओके, आगे चलते हैं। बीआरओ जो होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे इंडिया के जितने भी टेरिटरी है, बॉर्डर्स हैं, उनके वहाँ पे अगर आपको सड़क बनानी है तो वो बीआरओ के अंडर आती है, ठीक है ना। वहाँ पे ये हम लोगों की रोड मिनिस्ट्री कुछ नहीं करेगी वहाँ पे, और ये बीआरओ सीधे बीआरओ नोटिस देती है, अपनी बारे में बात करती है। ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। ओके, तो बीआरओ ने अभी डोपोरिजो ब्रिज बनाया है सुबनसिरी रिवर पे, जो अरुणाचल प्रदेश में। अब जैसे बीआरओ के बारे में पता हम लोगों को, तो ये अब दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया होगा कि डोपोरिजो ब्रिज जो अरुणाचल प्रदेश में है तो वो चाइना बॉर्डर पे ही होगा, ठीक है ना, सुबनसिरी रिवर के ऊपर। डोपोरिजो ब्रिज कहाँ है? सुबनसिरी के ऊपर। कौन बनाई है? बीआरओ बनाई है। बीआरओ किसके अंदर आती है? डिफेंस के अंदर आती है। ओके, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में ईरान ने NOOR नूर नामक एक मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ओके, नूर मिलिट्री सैटेलाइट किसकी है? ईरान की है। ओके ना, ये न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस समय अभी ईरान ने अपनी नई करेंसी भी लॉन्च की, टोमान। ओके, इसको भी ध्यान रखना है। अभी इंडिया ने 142 रैंक सिक्योर किया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आज के ज़माने में प्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो प्रेस इंडेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंस्टीट्यूशन है, उसने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है 2020, और वो उसमें इंडिया को 142वीं रैंक मिली है। ओके, सो फ्रेंड, ये थोड़े करंट अफेयर्स थे, तो डेली बाय डेली हम लोग करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दिस इज आयुष पादा, थैंक यू फॉर डिस्कशन, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद। लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जरूरतमंदों को शेयर कर दीजिए, जिन लोग को लगे कि हाँ इन लोगों को पढ़ना चाहिए। और अगर कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तभी शेयर करिएगा। गलत कंटेंट मैं नहीं चाहता कि लोगों के पास जाए, और गलत आप लोगों को लग रहा है कुछ गलत है, कुछ में फॉल्ट है, तो मुझे सजेशन भी कर सकते हैं आप लोग कमेंट के थ्रू। ओके, बेझिझक कुछ भी कर सकते हैं। ओके, लाइक आ रहा है तो लाइक करिएगा।
ओके फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।